हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूँ स्वस्थ होंगे, दुरुस्त होंगे, मस्त होंगे और अपना काम अच्छे से कर रहे होंगे। दोस्तों, हम लोगों ने सीपीसी की सीरीज स्टार्ट की थी। आज हम लोग पढ़ेंगे धारा 11 सीपीसी यानी कि प्रांग न्याय, रेस जुडिकाटा। सीपीसी का धारा 11 स्टार्ट करने से पहले मैं आप लोग को बता दूं, इस चैनल पर जुडिशरी के लिए सभी लेक्चर सीरीज हिंदी में, और जहां अगर हिंदी टफ होती है वहां इंग्लिश में। ठीक है, मतलब आपको समझाया ही जाता है किसी भी तरीके से। तो इस चैनल पर जुडिशरी के हर सब्जेक्ट का लगभग 40 प्लस बैरेक्ट है। तो माइनर, मेजर, स्पेशल सारे लॉज कवर किए गए हैं। आप लोग नए हैं तो आके चैनल पर प्लेलिस्ट एक बार विजिट करिए, अच्छे से पता चल जाएगा। और उसके बाद चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए। और भैया, जीएस का सीरीज हम लोग चला रहे हैं। आप लोग बहुत परेशान रहते हैं ना जीएस को लेके कि अरे जीएस कैसे कवर होगा, जीएस कैसे कवर होगा। जुडिशरी के जो भी बच्चे हैं वो जीएस पे बहुत ज्यादा इंटरेस्ट नहीं दिखाते हैं। तो ऐसा हम लोग लेके आए हैं कि बहुत ज़्यादा मैटर ही नहीं करता, ना जीएस है, क्या है, उनको उतने से ही मतलब है जितना एग्ज़ाम में आता है, ठीक है? तो 2003 से लेकर 2022 तक के पेपर का एनालिसिस एनालिसिस करते हुए और उसके सभी इम्पोर्टेंट टॉपिक्स को नोट करके, आप लोग को दिखाकर, उसके इम्पोर्टेंट टॉपिक्स पर वीडियो बनाकर, लेक्चर सीरीज़ लाकर, ईज़िली आप लोग को आप लोगों के लिए ये सब किया जा रहा है। प्लेलिस्ट वो भी विजिट करिए और देखते रहिए, कोई दिक्कत नहीं है। अपर्णा मैम आप लोग को अच्छे से बता ही रही हैं, और जो ना समझ में आए आप लोग कमेंट कर सकते हैं। अगर किसी भी और इसका वीडियो आपको पहले जल्दी चाहिए लेक्चर, बताइए, वही स्टार्ट कर दिया जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। और देखिए, कोई भी काम स्टार्ट करने से पहले प्रॉब्लम्स होती हैं, लेकिन एक बार अगर आप उसका एक उनका तैयार कर लीजिए ना, प्रारूप बना लीजिए, जिसको कहते हैं ड्राफ्ट बनाना। ड्राफ्ट आप बनाइए उसका, जैसे अगर कुछ तैयारी करनी है तो उसका सिलेबस देखिए। और अगर कोई काम करना है, कोई बिज़नेस करना है तो उसके उसका आप लोग एक बार प्रारूप बनाइए कि कैसे होगा, क्या होगा, ड्राफ्ट तैयार करिए, कैसे किसमें सेट करना है। ठीक है? एक बार आप जैसे पढ़ रहे हैं तो सिलेबस देखेंगे, तो सारा सब कुछ क्लियर हो जाता है दिमाग में कि इसमें चीज़ क्या है, पूछना क्या है। जैसे जुडिशरी में अगर इसका सिलेबस एक बार देख लीजिए, यूपी जुडिशरी के लिए मैं आपको बता दूँ 10 सब्जेक्ट लॉ के आते हैं। और उसके बाद जीके, जीएस, ये सब जो आता है, करंट अफेयर, ये। और 10 सब्जेक्ट में जब देखेंगे ना तब ना जानेंगे कि कौन सा सब्जेक्ट है। जैसे आईपीसी, सीपीसी, सीआरपीसी, एविडेंस, कॉन्ट्रैक्ट, कॉन्स्टिट्यूशन, टीपीए, जूरिस्प्रूडेंस, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन, करंट इंटरनेशनल इवेंट्स, ये तो 10 सब्जेक्ट हो गए लॉ के, ठीक है, यूपी के। और उसके बाद हिस्ट्री, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स, पॉलिटी, करंट अफेयर, इंटरनेशनल, करंट इंटरनेशनल इशूज, ये जो भी है, और साइंस, ठीक है। ये स्पेशल लॉ लॉ अभी तो यूपी में जुड़ गया है, 9 स्पेशल लॉज, वो, ये सब सिलेबस है, ठीक है। ये सब का सब कवर किया गया है इस चैनल पर। आप लोग पहले तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, फिर देखना स्टार्ट करिए। और आपको लाखों रुपया फीस देने की जरूरत नहीं है, अगर जरूरत पड़े तब दे दीजिएगा, लेकिन पहले देखिए तो, कोशिश तो करिए एक बार। तो आज हम लोग को पढ़ना है सीपीसी, सीपीसी का धारा 11 प्रांग न्याय का सिद्धांत है, उसको वहां से स्टार्ट करते हैं बिना देरी के। भैया, अगर आप लोग को कोई भी बात बुरी लगी तो उसके लिए माफ करिएगा, और नहीं भी करेंगे तो क्या कर लेंगे। ठीक है, मजाक कर रहा था। ठीक है, चलिए आइए, देखिए धारा 11 पूर्व न्याय का सिद्धांत है भैया। पूर्व न्याय से आप क्या समझते हैं? पूर्व न्याय क्या चीज होता है? प्रांग न्याय, पूर्व न्याय, रेस जुडिकाटा, क्या चीज होती है? जैसे नाम से ही पता चला, पूर्व न्याय मतलब ऐसा न्याय जो पूर्व में हो चुका हो, ठीक है। तो भारतीय न्यायालयों के द्वारा अगर कोई फैसला हो चुका है पहले, तो वो करंट फैसले पर लागू होगा कि नहीं लागू होगा, क्या होगा, या क्या वही फैसला तो नहीं है कि जैसे एक बार डिसाइड हो चुका मामला पहले, उसी वाद हेतु पर दोबारा वाद लाया जाएगा कि नहीं लाया जाएगा, ये प्रांग न्याय में हम लोग पढ़ेंगे, ठीक है। देखिए बेयर एक्ट क्या कहता है, पहले आप लोग को बेयर एक्ट दिखाता हूँ, ठीक है। ये देखिए हमारा सीपीसी का बेयर एक्ट है, धारा 11 यहीं से स्टार्ट होता है भैया। आप लोग जिंदगी में अगर बेयर एक्ट देखे होंगे तो ऐसे ही होता है उसकी शक्ल। पूर्व न्याय यानी कि रेस जुडिकाटा, ठीक है। अब बेयर एक्ट क्या कह रहा है? देखिए, कोई भी न्यायालय किसी ऐसे वाद या विवाद का विचारण नहीं करेगा, ठीक है। ये मेन है, नंबर एक। कोई न्यायालय किसी ऐसे वाद या विवादक का विचारण नहीं करेगा। वाद मतलब आप लोग जानते ही होंगे, विवादक मतलब जो चीज जिस पर विवाद है, ठीक है, वो विवादक होता है। कोई भी कोर्ट किसी ऐसे मुद्दे पर
ट्रायल नहीं करेगा, कार्यवाही नहीं करेगा आगे, जिसमें निष्पक्षता और सारता विवादित विषय उसी हक के अधीन मुकदमा करने वाले उन्हीं पक्षकारों के बीच, ठीक है, ये मोस्ट इम्पोर्टेंट है, उन्हीं पक्षकारों के बीच, ठीक है। अब ये इतना छोड़ दीजिए, इतना छोड़ दीजिए, बाद में देखेंगे भी। तो क्या कह रहा है, कोई भी न्यायालय यानी कि कोई भी कोर्ट, ठीक है, कोई भी कोर्ट क्या करेगा, तो ऐसे वाद या विवाद का विचारण नहीं करेगा, यानी कि विचारण नहीं करेगा, कोई भी कोर्ट क्या नहीं करेगा, विचारण नहीं करेगा, विचारण नहीं करेगा। अब इसका विचारण नहीं करेगा, तो किसी वाद या विवाद का, वाद का, ठीक है, वाद या विवाद का क्यों नहीं करेगा, किस परिस्थिति में नहीं करेगा, तो जिसमें प्रत्यक्षता और सारता विवादित विषय उसी के अधीन मुकदमा करने वाले व्यक्तियों के, ठीक है, बीच में किसी पूर्ववर्ती वाद में भी न्यायालय में प्रत्यक्षता और सारता विवाद दे रहा है। किस मामले का, तो जिस मामले का पूर्ववर्ती वाद में, जैसे कोई मामला कोर्ट में आप लोग पेश किए, अब कोर्ट उस मामले पर विचारण आगे तब करेगा जब वही सेम टू सेम मुकदमा पहले संसित नहीं किया गया होगा, उस पर विचारण नहीं किया गया होगा, ठीक है, तब वो विचारण करेगा, आगे बढ़ाएगा। और अगर सेम टू सेम मुकदमा, जैसे जैसे आप, आपसे किसी ने पैसा लिया, आपने पहले मुकदमा कर दिया, उसके बाद वो मुकदमा चल रहा है दूसरा, उसी पे सेम, सेम कारण, काज ऑफ एक्शन सेम हो, मतलब विवादक सेम हो, ठीक है, जिस विषय पर विवाद हो रहा है वो सेम हो, और प्रत्यक्षता और सारता सेम हो, मतलब प्रत्यक्षता मतलब, प्रत्यक्षता का मतलब होता है डायरेक्ट, ठीक है, विदाउट एनी रिस्ट्रिक्शन, या सीधे, ठीक है, सीधे या बिना बाधा के, ठीक है, सीधे या बिना बाधा के। अब सारता का मतलब होता है मुख्य रूप से, ठीक है, अभी हम आप लोग को चार्ट दिखाएंगे, इतना अच्छे से समझ में आएगा कि क्या बताऊं। पहले बैरक को तोड़ना मरोड़ना हम लोग सीखेंगे, एक एक शब्द का इंटरप्रिटेशन करेंगे, उसके बाद इकट्ठे चार्ट देख लेंगे, ठीक है, तो ज्यादा समझ में आएगा। अब कह रहा है कि कोई भी कोर्ट, देखिए, कोई भी कोर्ट, कोई भी न्यायालय किसी वाद या विवाद का विचारण नहीं करेगा, समझे, कोई भी कोर्ट विचारण नहीं करेगा, किसका, किसी वाद या विवाद का, और किस परिस्थिति में नहीं करेगा, कब नहीं करेगा, जब इसमें प्रत्यक्षता और सारता विवादित विषय उसी के अधीन मुकदमा करने वाले उन्हीं पक्षकारों के बीच, ठीक है, उन्हीं पक्षकारों के बीच या ऐसे पक्षकारों के बीच जिनसे व्युत्पन्न अधिकार के अधीन वे या उनमें से कोई दावा करते हैं, किसी पूर्ववर्ती वाद में भी ऐसे न्यायालय में प्रत्यक्षता और सारता विवाद दे रहा है, ठीक है, कोर्ट किसी भी वाद या विवाद का विचारण नहीं करेगा, कब नहीं करेगा, जब उन्हीं पक्षकारों के बीच सेम पार्टी हो, सेम पार्टीज के बीच में उसी पर, उसी उसी पूर्ववर्ती वाद में भी प्रत्यक्षता और सारता विवाद दे रहा हो, मतलब वही मैटर हो, और वो पहले भी किसी केस में प्रत्यक्षता और सारता विवादक हो, वही मैटर, अब उस पर कोर्ट विचार नहीं करेगा, ठीक है। और जिसमें ऐसा विवादक बाद में उठाया गया है, विचार करने के लिए सक्षम था, मतलब सक्षम न्यायालय होना चाहिए, और ऐसे न्यायालय द्वारा सुना जा चुका है और अंतिम रूप से विनिश्चित किया जा चुका है। तब समझे कि खाली कार्यवाही कार्यवाही तब रोकेगा, मतलब विचारण तब नहीं करेगा, जब किसी सक्षम न्यायालय द्वारा पहले सुना जा चुका हो, कोई पूर्ववर्ती वाद, यानी कि कोई पहले केस फाइल हुआ हो, उस पर किसी सक्षम न्यायालय ने विचारण किया हो, सुना हो उसको, और उस पर अपना फैसला दिया हो, ठीक है, तब वो आगे विचारण नहीं करेगा। अब इसको हम लोग चार्ट में देखेंगे, ये धारा कहना क्या चाहता है, ठीक है, देखिए धारा 11 क्या कह रहा है,
कि कोई भी कोई भी न्यायालय किसी ऐसे वाद या विवादें का विचारण नहीं करेगा, ठीक है? क्या नहीं करेगा? तो विचारण नहीं करेगा। अब किस वाद या विवादें का? तो जिसमें प्रत्यक्षता और सारता विवादित विषय उसी हक के अधीन सेम टाइटल, सेम, वो जो इंटरेस्ट हो वो सेम हो, उसी हक के अधीन दावा करने वाले पक्षकारों के बीच, यानी कि पार्टी सेम हो, किसी पूर्ववर्ती वाद में भी प्रत्यक्षता और सारता विवाद रहा हो, ठीक है? जो विवादित विषय हो, ये किसी पार्टी सेम होनी चाहिए, मतलब सेम पार्टियों के बीच में, और विवादित विषय प्रत्यक्षता और सारता भी समान भी हो। इसे जिस वजह से मुकदमा किया गया है, उसी वजह से पहले मुकदमा किया गया हो और वो सुन लिया गया हो, अंतिम रूप से विनिश्चित कर दिया गया हो, यानी कि फाइनली सुन लिया गया हो, ठीक है? उस पर निर्णय दिया जा चुका हो, ये जो कार्यवाही चल रही है उसको वो कोर्ट क्या करेगा? रोक देगा, मतलब कि उस पर विचारण आगे नहीं करेगा, ठीक है? जो सक्षम न्यायालय द्वारा सुना गया हो और अंतिम रूप से विनिश्चित किया जा चुका हो, ठीक है? मतलब क्या कह रहा है कि एक तो कोर्ट है भैया, एक मिनट रुकिए, ये वाला कलर दिख रहा है कि नहीं देखता हूँ। थोड़ा कम दिख रहा है तो मैं आप लोग को अच्छे से कलर चेंज करके बताता हूँ। कौन सा कलर लूँ? कौन सा? व्हाइट ले लेता हूँ, ठीक है? देखिए, हाँ भैया, देखिए नंबर एक पर क्या है? एक कोर्ट है, ठीक है? ये क्या कर रहा है? तो विचारण को रोक रहा है, ठीक है? विचारण रोक रहा है, विचारण नहीं कर रहा है, मतलब विचारण को करने से मना कर दे रहा है। क्यों कर रहा है? क्योंकि एक पूर्ववर्ती वाद है, क्योंकि एक पूर्ववर्ती वाद है। अब पूर्ववर्ती वाद, ऐसा थोड़ी ना कि पूर्ववर्ती वाद होगा तो कोर्ट विचारण नहीं करेगा, लेकिन विचारण करने से तब मना करेगा जब इसकी कई परिस्थितियां हैं। एक तो सेम पार्टी हो, सेम पार्टी, दूसरे सेम विवादक, विवादक भी सेम हो, और नंबर तीन, अंतिम रूप से नहीं, एक तो सक्षम न्यायालय द्वारा सुना गया हो, ने सुना हो, और उसके बाद अगला क्या है? अंतिम रूप से विनिश्चित किया जा चुका हो। विनिश्चित हो, डिसाइडेड, अंतिम रूप से डिसाइडेड हो, ठीक है? तब क्या करेगा कोर्ट? विचार नहीं करेगा। देखिए, धारा 11 फिर से एक बार समझ लीजिए। धारा 11 कहता है कि कोई भी न्यायालय किसी ऐसे वाद या विवाद का विचारण नहीं करेगा। तो कोई भी कोर्ट है, वो किसी ऐसे वाद या विवाद का विचारण नहीं करेगा। अब कैसे वाद का? जिसमें प्रत्यक्षता और सारता विवादित विषय, ठीक है? विवादित विषय जो है वो प्रत्यक्ष रूप से, यानी कि डायरेक्टली, बिना किसी बाधा के सेम हो, और सारता यानी मुख्य रूप से, मतलब कि डायरेक्टली सेम हो और मुख्य रूप से सेम हो, यानी कि कुल मिलाकर सेम हो एकदम, ठीक है? विवादित विषय एकदम सेम हो। कोई भी कोर्ट किसी विवादित का विचारण, किसी भी वाद या विवाद का विचार नहीं करेगा। कब? जिसमें दक्षता या सारता विवादित विषय उसी हक के अधीन, यानी कि सेम सेम पार्टी हो, पार्टी सेम हो, उन्हीं हक के अधीन दावा करने वाले पक्षकारों के बीच में पार्टी भी सेम हो, और किसी पूर्ववर्ती वाद में भी प्रत्यक्षता सारता रहा हो, यानी कि पहले कोई वाद पेश हो, उसमें जो विवादक हो, जिस पर मुकदमा चले आगे, जिस वजह से वो सेम टू सेम हो, और वो जो मैटर हो वो पहले किसी न्यायालय ने ही सुना हो, उस पर अपना निर्णय दिया हो, और वो न्यायालय जो सुना हो, निर्णय दिया हो, वो सक्षम भी होना चाहिए। अब सक्षमता का मैंने आपको बताया था भैया, ठीक है? कि न्यायालय कब सक्षम न्यायालय माना जाएगा? कोई भी न्यायालय सक्षम न्यायालय कब माना जाएगा? जब वो अपने जुरिडिक्शन में रह के काम करे, तब वो सक्षम माना जाता है, ठीक है? तो ये रहा आपका धारा 11। इसमें कुल मिलाकर 8 स्पष्टीकरण है, ठीक है? धारा 11 का एक मेन पैरा है, और उसके बाद 8 स्पष्टीकरण है। आठों स्पष्टीकरण में ये बताया गया है कि इसमें थोड़ा-सा ये डिफाइन किया गया है कि पूर्ववर्ती वाद का क्या मतलब है, और
प्रत्यक्षता और सारता से के बारे में बताया गया है। और जैसे रचनात्मक या प्रलक्षित न्याय, आप लोग को एक बात बता दूं, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है मेंस के लिए, प्री के लिए, हर चीज के लिए इंपॉर्टेंट है। और इसका स्पष्टीकरण चार जो है, स्पष्टीकरण चार क्या है? प्रलक्षित या रचनात्मक, ठीक है, प्रांग न्याय। तो वो उससे भी मेंस में क्वेश्चन आते हैं, उससे तो स्पेशली एचजीएस में भी क्वेश्चन आए हैं, ठीक है, कई बार। तो आप लोग ये ध्यान दीजिएगा। आप इसका स्पष्टीकरण एक हम लोग देखेंगे, यहीं से स्टार्ट करेंगे। पहले तो मैं धारा दो, अब देखिए, पहले स्पष्टीकरण स्टार्ट करने से पहले मैं आप लोग को एक बात बता दूं कि धारा 11 का आधार क्या है। धारा 11 को सीपीसी में रखने का क्या मतलब है? तो ये आधार है कि किसी भी व्यक्ति को एक उसकी एक गलती के लिए बार बार तंग नहीं करना चाहिए। किया जाए तो वो सही नहीं है ना। किसी भी व्यक्ति को, जैसे आपने एक बार ये कलम मान लीजिए चुरा ली, अब इसी का सजा मैं 10 बार आपको दिलवाऊं तो नहीं ना सही है। एक बार आपने चोरी की, एक बार मैंने सजा दिलवा दी, बात खत्म हो गया। अगर मैंने आपने चोरी की, मैंने मुकदमा कर दिया आपके ऊपर, आपको सजा हो गई, उसके बाद जैसे चोरी का 2 साल के लिए दंड है, आईपीसी में था, बीएनएस में दो है कि तीन हो गया है, नहीं दो ही है। इसके बाद मान लीजिए कि आप छूट कर जेल से बाहर निकले, फिर आप मैं केस कर दूं कि हमारा इन्होंने हमारी कलम चुराई थी। तो इसका मतलब ये थोड़ी है कि कोर्ट आपको फिर से जेल भेज देगा, नहीं। कोर्ट कहेगा कि भैया एक बार इस आदमी को आपने सजा दिलवा चुका है, दिलवा दी है, अब इस पर इसी कॉज ऑफ एक्शन पर, मतलब इसी गलती के कारण इसको, इस पर मुकदमा नहीं चलाया जाएगा, ठीक है, वो कार्यवाही को वहीं रोक देगा। ठीक। तो ये मतलब है, एक आधार तो ये है। और दूसरा आधार क्या है? आधार नंबर एक है कि किसी भी व्यक्ति को एक कारण के लिए बार बार तंग नहीं करना चाहिए। और नंबर दूसरा है कि एक ही मुकदमा, अगर एक ही मैटर पर, मान लीजिए चोरी का ही, एक बार चोरी आदमी ने किया और उसी पर 50 बार मुकदमा हम लोग करेंगे, तो भैया कितना मैटर कोर्ट देखेगी, ठीक है, कितना मैटर देखेगी। तो राज्य के हित में है कि कार्यवाहियों का अंत हो, ठीक है। दूसरा आधार ये है कि राज्य के हित में है, कार्यवाहियों का अंत हो। ज्यादा केसेस हो जाते हैं तो पेंडेंसी ज्यादा हो जाती है, फिर वो न्याय मिलने में देरी होती है। और नेचुरल जस्टिस का ये नियम है, जूरिस्प्रूडेंस आप लोग पढ़े होंगे, नेचुरल जस्टिस का ये रूल है कि त्वरित न्याय, त्वरित न्याय मिले, ठीक है। किसी ने आपको परेशान किया तो आपको साथ जस्ट जस्ट होना चाहिए, न्याय होना चाहिए, ठीक है। तो दूसरा आधार ये है कि राज्य के हित में है कि कार्यवाहियों का अंत हो। और तीसरा, ठीक है, और भारतीय विधि के लिए सबसे इंपॉर्टेंट है कि एक बार अगर निर्णय दिया गया है किसी सक्षम न्यायालय द्वारा, तो उसको सही माना जाना चाहिए, ठीक है। ये उपधारा की जानी चाहिए कि चाहे जो कुछ भी परिस्थिति रही हो, लेकिन अगर न्यायालय ने इस पर अपना डिसीजन, अपना जजमेंट दे दिया है, तो वो सही होगा, ठीक है, ये माना जाता है। तो वही कह रहा है तीसरा आधार कि न्यायिक निर्णयों को सही माना जाना चाहिए। मतलब एक बार चोरी का मुकदमा किए, कोर्ट ने सजा दे दी, तो उसको सही माना जाना चाहिए, ठीक है। क्या आधार है? धारा 11 के आधार क्या है? तो तीन आधार हैं। एक तो एक एक ही वाद के कारण या एक ही गलती के कारण किसी को बार बार तंग नहीं करना चाहिए। दूसरा, राज्य के हित में है कि कार्यवाहियों का अंत हो। नंबर तीसरा, न्यायिक निर्णयों को सही माना जाना चाहिए। अब स्पष्टीकरण तो हम लोग बेरेक्ट तो पढ़ेंगे ही, लेकिन इससे पहले आवश्यक तत्व देख लेते हैं कि क्या-क्या चीजें होनी चाहिए। अगर धारा 11 की शर्तें लागू हो, उसके लिए क्या होना चाहिए? तो धारा 11 की शर्तें तब लागू होंगी जब, कौन सा कलर लें, कौन सा, चलो चलो ले, तो आवश्यक तत्व बताया गया है धारा 11 के। तो इसमें पहला कहा गया है कि दो वाद होना चाहिए। अब दो वाद कौन कौन से? एक तो पूर्ववर्ती नहीं, एक तो ऐसा वाद जो करंट में चल रहा है, जो वाद जो किया गया है, ठीक है, वर्तमान वाला, ठीक है, वर्तमानवाद। और दूसरा पूर्ववर्तीवाद, पूर्ववर्तीवाद, ठीक है। तो जो केस चल रहा है और एक को पहले डिसाइड किया जा चुका है, वो दो वाद होना चाहिए। क्या समझे? दो वाद होना चाहिए, नंबर एक। और दूसरा, समान पक्षकार होने चाहिए। तो जो प्लेंटिफ एंड डिफेंडेंट दोनों सेम होना चाहिए, यानी कि वादी और प्रतिवादी दोनों सेम हो, जिस पर केस चल रहा हो, जिस जो केस चल रहा हो और जिन पक्षकारों के बीच में चल रहा हो, वही पक्षकार पहले भी वाद में होने चाहिए, तभी प्रांग न्याय का रूल लागू होगा, ठीक है। नंबर दो हो गया। नंबर तीन है
कि प्रत्यक्षता और सारता विवादित विषय जो है वो सेम होना चाहिए। विवादित विषय जो है वो सेम हो, ठीक है? विवादित विषय हो वो सेम हो, मतलब जिस गलती के कारण केस किया गया है, वो गलती पहले भी वाद में वो डिसाइड किया जा चुका हो, ठीक है? वही गलती रहा हो। अब चौथा क्या है, पक्षकारों की समान प्रास्थिति हो। मतलब समान प्रास्थिति का मतलब है जैसी स्थिति है, यानी कि जो वादी है वो वादी रहे पूर्व वाले न्याय में, मतलब पूर्व में जो जस्टिस, मतलब वो क्या कहते हैं यार, जो डिसाइड कर दिया गया है पूर्ववर्ती वाद में, ठीक है? उसमें भी पक्षकारों की प्रास्थिति प्रास्थिति का मतलब क्या है? प्रास्थिति का मतलब होता है भैया, जैसी स्थिति है वैसी रहे, ठीक है? पूर्व की स्थिति, ठीक है? पूर्व की स्थिति यानी कि पहले वादी है, वादी ने ही मुकदमा किया है अभी, तो पहले भी जो वाद निर्णित किया जा चुका हो, उसमें भी वादी वादी ही हो, प्रतिवादी ना हो, समझे? और प्रतिवादी प्रतिवादी हो, तो समान प्रास्थिति हो पक्षकारों की, ठीक है? और पांचवा है कि न्यायालय की सक्षमता बहुत आवश्यक है। जो डिसाइडेड पूर्ववर्ती वाद जो हो, वो किसी सक्षम न्यायालय ने ही उसको सुना हो, उस पर डिसीजन दिया हो। अगर न्यायालय सक्षम ही नहीं होगा, अब सक्षमता का क्या मतलब है कि उसका ज्यूरिसडिक्शन हो, उसको उस पर कार्यवाही करने की अधिकारिता हो, ठीक है? तो और वो सक्षम भी हो, इसलिए जैसे 5 लाख का 5 लाख तक का लिमिट है उसको सुनने की, वो 10 लाख तक का ना सुना हो, 5 लाख के अंदर ही सुना हो। तनी-मनी सक्षमता में ज़रा-सा भी कहीं दिक्कत आए, तो वो स्पष्टीकरण में डिफाइंड है कि अगर तनिक सा कमी है सक्षमता में, तो ये नहीं माना जाएगा कि ये गलत किया गया है डिसीजन, ठीक है? तो 5वां है कि न्यायालय की सक्षमता, ठीक है? न्यायालय सक्षम होना चाहिए। और 6वां है कि अंतिम रूप से सुना और विनिश्चित किया गया हो, यानी कि फाइनली उसको फाइनल कर दिया गया हो सुन के। पूर्ववर्ती जो वाद हो, उसको फाइनल कर दिया गया हो सुन के, ठीक है? तो आप लोग को समझ में नहीं आया होगा, मैं पता हूँ, मुझे पता है। तो एक बात और मैं आपको बता दूं कि ये जो आवश्यक तत्व है ना, 1 2 3 4 5 6, इसको सुप्रीम कोर्ट ने दरियाओ शिवदान सिंह वर्सेस दरियाओ कुंवर नामक मामले में 1966 में पुष्ट किया था, ठीक है? कि ये जो आवश्यक तत्व है धारा 11 के, कि क्या क्या दो वाद होने चाहिए और उसके बाद समान पक्षकार होने चाहिए, प्रत्यक्षता और सारता विवादित विषय भी सेम हो, ठीक है? और उसके बाद समान प्रास्थिति होनी चाहिए पक्षकारों की, सक्षम न्यायालय द्वारा सुना गया हो पूर्ववर्ती वाद। ये पूर्ववर्ती वाद के बारे में बता रहा है कि परिस्थिति समान हो, सक्षम न्यायालय द्वारा सुना गया हो और जो पूर्ववर्ती वाद हो वो अंतिम रूप से विनिश्चित किया गया हो। अच्छा एक बात बताइए, चलिए ठीक है, ये टीचर वाली बात तो भाड़ में जाए, स्टूडेंट वाली बात भाड़ में जाए। एक अगर कॉमन तरीके से सोचा जाए, जैसे एक मैं हूँ, मुझे कुछ भी नहीं आता सीपीसी में, और मैं पहली बार देखा कि ये क्या है, पूर्व न्याय, प्रांग न्याय क्या चीज़ है? तो मैं आपको बताता हूँ। पूर्व न्याय और प्रांग न्याय का मतलब होता है, जैसे मान लीजिए 2 व्यक्ति हैं, ठीक है? इनके बीच में क्या हो गया, अ, झगड़ा हो गया, ठीक है? झगड़ा हुआ। तो 2 व्यक्ति कौन-कौन से हैं? ए है और बी है, ठीक है? ये दोनों व्यक्ति हैं, ए और बी 2 व्यक्ति हैं। इन दोनों के बीच में झगड़ा हुआ तो क्या हुआ? बहुत ध्यान से समझिएगा। ये अगर एक बार आप समझ गए ना, तो प्रांगणय पूरी जीवन में कभी नहीं भूलेंगे। ठीक है? देखिए 2 व्यक्ति हैं ए और बी, इन दोनों के बीच झगड़ा हुआ और जब झगड़ा हुआ तो ए ने क्या किया? ए ने क्या किया? पीट दिया। किसको? बी को, ठीक है? ए ने क्या किया? बी को पीट दिया। अगर आप लोग ये ना समझ पाइए तो मैं इसे बना देता हूँ। बी को पीटा। पीटा कैसे? पटक-पटक के पीटा। मारा, लतिया दिया खूब दम दम भर, जी भर के। मतलब खुश हो गया उसका मन कि हाँ, मैं काट दिया हूँ अच्छे से। रतनो मुकनो जैसे तो ठीक है, क्या हुआ कि ए और व्यक्ति 2 मित्र हैं, ठीक है? जैसे कि मैं और जहांगीर भाई हैं, मान लो। मेरा एक दोस्त है जहांगीर, ठीक है? मान लो ए मैं हूँ और बी मेरा दोस्त है। मान लीजिए ए मुझे समझिए और बी अपने आप को समझिए।
अब हम दोनों के बीच में झगड़ा हुआ, मैं आपको पटक-पटक के लतनो मुकरो काट दूँ बल भर, फिर खुश हो जाऊँ, ठीक है? तो ए ने यानी मैंने बी को पीट दिया। अब क्यों पीटा? कोई कारण रहा होगा। आप नहीं पढ़ रहे होंगे या हमसे कोई बदतमीज़ी करेंगे। वैसे भी भैया मैं हूँ बहुत डेंजरस, तो इसलिए सँभल के कमेंट-वमेंट गलत मत करना कभी भी गलत कमेंट मत करना किसी वीडियो पे। वरना आईडी निकाल के, पता निकलवा के घर में घुस के मारता हूँ। मज़ाक कर रहा था। देखिए, मैंने यानी ए ने बी को पीटा। अब चाहे कुछ भी किया, पीटने से क्या हुआ? पीटने से क्या हुआ पता है? बी का हाथ और पैर क्या हो गया? टूट गया। टूट गया। तो क्या हुआ? बी का हाथ और पैर टूट गया। तो इसको क्या हुआ? बी को इंजरी हुई, मतलब घोर उपाहती हुई, जानबूझकर क्योंकि मारा। तो आईपीसी में पहले देखेंगे भारतीय विधि में कि पटक पटक कर मारने पर कौन सा अपराध होता है। पटक पटक कर मारे व्यक्ति और उसको हाथ पैर उसका तोड़ दे तो कौन सा अपराध हुआ? तो अपराध हुआ घोर उपाहती का। ठीक है, तो घोर उपाहती का कितना दंड दिया गया होगा? चलिए अब इसको थोड़ा सा मैं ऊपर करता हूँ। अब जब ये मारा, वो उसके बाद परिस्थिति नंबर एक, दो, तीन, चार, चौथी परिस्थिति में हाथ पैर टूट गया। तो परिस्थिति नंबर पांच क्या होगा? ठीक है, वो उस पर केस करेगा। ठीक है, घोर उपाधि के लिए केस करेगा। तो क्या करेगा? ए करेगा, ए मुकदमा चलाएगा, मुकदमा करेगा। ठीक है, इसके ऊपर, बी के ऊपर, बी के अगेंस्ट मुकदमा करेगा ना। ये परिस्थिति नंबर पांच हो गई। अब परिस्थिति नंबर छह क्या होगा? जब वो मुकदमा कर देगा तो क्या होगा कि कोर्ट उस पे जो भी एक्शन लेना होगा लेगा। भाई उसको समन भेजेगा, आएगा। मैंने आपको पहले ही बताया था कि वाद के क्या स्टेप्स होते हैं। पहले तो वाद संसित होगा, फिर न्यायालय समन भेजेगा, फिर वो उपस्थित होंगे, अपना डब्ल्यूएस फाइल करेंगे और फिर दोनों में प्रतिवाद होगा। जो भी है अपना अपना साक्ष्य देंगे। तो मान लीजिए केस ने क्या, कोर्ट ने मुकदमा करा, एक मुकदमा करेगा। ठीक है, अब मुकदमा हो गया तो कोर्ट क्या करेगा? ने ए को 2 साल की सजा सुनाई। ठीक है, अब सजा सुनाई तो परिस्थिति नंबर सात क्या हो गया कि वो जेल चला गया और जेल से बाहर भी आ गया। तो जैसे ही वो बाहर आया ए, बी ने क्या किया? बी ने फिर से मुकदमा कर दिया। बी ने मुकदमा किया फिर से। क्यों किया मुकदमा? क्योंकि ए ने पहले ही पीटा था। यानी कि मैंने आपको पीटा था और आपने मुझे जेल भिजवा दिया। फिर भी आपको शांति नहीं मिली। जैसे ही मैं बाहर आया फिर आपने मुकदमा किया कि इन्होंने हमको पीटा था कोर्ट में। ठीक है, तो परिस्थिति नंबर ये हो गई सात। अब आठवां परिस्थिति देखते हैं। आपने मुकदमा तो किया, मेरे ऊपर मुकदमा कर दिया। ठीक है, आठवीं परिस्थिति क्या हुआ? आपने मेरे ऊपर मुकदमा किया, तो मैं क्या करूंगा? कोर्ट में कहूंगा जाकर कि साहब एक बार तो इन्होंने मुकदमा करके हमको जेल भिजवा दिया और वो केस फाइनल हो गया है, उसको वो डिसाइडेड है। मैं जेल गया था, ठीक है, उसका जजमेंट आया था। निर्णय ये था कि मैं जेल जाऊं, मुझे जेल भेजा गया, मैं सजा काट के वापस आ गया। इन्होंने फिर से मेरे ऊपर मुकदमा किया है। ठीक है, तो ए कहेगा, यानी कि क्या कहेगा? ए कहेगा, कहेगा कि पहले ही डिसीजन आ गया, यानी कि पहले ही वाद हो गया है। ठीक है, पहले ही कार्यवाही या वाद लाया जा चुका है मेरे ऊपर। ठीक है, एक एक शब्द लिख के बता रहा हूँ भाई, क्योंकि मैं ऐसे ही समझता हूँ तो इसलिए आपको भी ऐसे ही समझा रहा हूँ। मैं एक्सपेक्ट करता था अपने गुरुजी से कि हमको ऐसे ही बताएं, और मैं यूट्यूब पर ऐसे ही खोज रहा था तो मिल ही नहीं रहा था। तो मैं अब ऐसे ही बता रहा हूँ। ठीक है, तो देखिए ए, मैं कहूंगा कि भैया मेरे ऊपर मुकदमा पहले ही लाया जा चुका है, कार्रवाई किया जा चुका है ना। अब उस लेकिन मुकदमा तो लाया जा चुका है, प्लस क्या किया गया है? अंतिम रूप से सुना गया है। धारा 11 का प्रारूप है, ध्यान से सुनिएगा।
अंतिम रूप से सुना जा चुका है, ठीक है, मेरा मामला। प्लस क्या किया गया है, अंतिम रूप से सुना जा चुका है, और निर्णय भी आ गया है, निर्णय भी आ गया है, ठीक है। मतलब मैं कहूंगा कि भैया, जज साहब से कहूंगा कि भाई, जज साहब, मेरे ऊपर पहले भी मुकदमा किया जा चुका है, और उस पर निर्णय आ चुका है, और मैं जेल भी जा चुका हूँ, वापस आ चुका हूँ, इन्होंने फिर से मुकदमा किया है, तो जो केस का जो भी डिटेल होगा वो मैं लाके जज साहब को दूंगा। तो जज साहब क्या करेगा, बीच में ही कार्यवाही रोक देगा। देखिए परिस्थिति नंबर 8 था ना, 8 था, अब 9वां देखिए। ये प्रांग न्याय का सिद्धांत समझा रहा हूँ, बहुत ध्यान से समझिएगा भैया, बात साहब। 8वीं परिस्थिति थी, अब 9वीं परिस्थिति क्या होगी। ए, ए जो है यानी कि मैं जज से कहूंगा कि धारा 11 लागू हो रहा है। 11 सीपीसी का कहता है कि पूर्व न्याय, प्रांग न्याय का सिद्धांत, सीपीसी यानी कि क्या है, प्रांग न्याय का सिद्धांत, का सिद्धांत जो है क्या कहता है, कार्यवाही रोकने के लिए, ये जो कार्यवाही ये लाया है वाद, सेकंड वाला वाद, जेल से आने के बाद जो कार्यवाही किया है मेरे ऊपर, उसको रोकने के लिए कहता है धारा 11, ठीक है, रोकने के लिए कहता है। तो जज साहब कहेंगे अच्छा, बंद करो भैया। सो लाइट चली गई थी, तो और इन्वर्टर पे ज्यादा लोड आ गया था, लाइट वाइट बहुत जलती है ना, डिजिटल बोर्ड भी बहुत भारी है, तो यार कैमरा लैपटॉप सब उसी से कनेक्ट है, तो ओवरलोड हो गया था, तो इसी वजह से भैया कट गया था सब। चलिए स्टार्ट करते हैं। नवी परिस्थिति थी, मैंने आपको बताया कि मैं जाके कहूंगा जज साहब से कि धारा जो है, अगली परिस्थिति थी जो भी थी, अब चाहे 9वीं हो चाहे 10वीं हो, चाहे जो परिस्थिति हो, आप लोग ध्यान रखिए। लास्ट में परिस्थिति थी कि ए यानी कि मैं जाकर कहूंगा जज साहब से कि भैया धारा 11 सेक्शन 11 अप्लाई हो रहा है। सेक्शन 11 क्या है, पूर्व न्याय, ठीक है, पूर्व न्याय या प्रांग न्याय का सिद्धांत लागू हो रहा है, इसलिए हम पर दोबारा केस करने से, यानी कि मुकदमा हमारे ऊपर चलाने से रोका जाए, ठीक है। ये कहेगा पूर्व न्याय लागू है, रहा, इसीलिए, इसीलिए क्या, कार्यवाही रोकी जाए, ठीक है, कार्यवाही जो है रोक दी जाए, ठीक है, तो कार्यवाही रोक दी जाए, ठीक है। जज साहब कहेंगे ठीक है भाई, ये दिखाइए सब कुछ, अगर सब कुछ सही रहा, अगर धारा 11 की परिस्थितियां रही, तो जज साहब क्या कहेंगे, अगली परिस्थिति है, चलिए ठीक है, मैं अगला तो थोड़ा सा ऊपर कर देता हूँ। अगली परिस्थिति है कि जज साहब कहेंगे ए से कि ए, ए से कहेंगे कि ठीक है, सब कुछ दिखाइए, लाइए हमको, हमारा साबित करिए। तो ए क्या करेगा, धारा 11 की आवश्यक शर्तें बताएगा, ठीक है, ए बताएगा धारा 11 सीपीसी की आवश्यक शर्तें, आवश्यक शर्तें बताएगा। अब वो आवश्यक शर्तें क्या है, तो मैंने अभी आप लोगों को ऊपर 6 परिस्थितियां बताई हैं, मैं दिखा देता हूँ। ऊपर 6 परिस्थितियां कहाँ है, हाँ ये 6 परिस्थितियां जो है, वो आकर बताएगा कि एक तो दो वाद होने चाहिए, उसमें समान पक्ष, दो वाद होने चाहिए कि यानी कि जो करंट में केस चल रहा हो वो हो, और एक पहले से डिसाइड किया जा चुका हो, जिसकी वजह से मैं जेल गया था, वो वाला वाद हो, यानी पूर्ववर्ती वाद, वो वाद हो, ठीक है। और उसके बाद समान पक्षकार हो, यानी कि मैं भी सेम हूँ और आप भी सेम, यानी कि ए और बी दोनों सेम होने चाहिए, ठीक है, दोनों वही है। अब तीसरा है प्रत्यक्षता और सारता, विवादित विषय, विवादित विषय किस चीज का था, तो पटक पटक कर मारने का था, पटक कर हाथ पैर तोड़ने की परिस्थिति थी, ठीक है। फिर ये आपको जेल भेजा गया था, तो विवादित विषय ही ना होगा कि आपने पैर तोड़ दिया, हाथ पैर तोड़ दिया था।
तो विवादित वैसे भी सेम होना चाहिए, यानी कि इसी की वजह से आप जेल भी गए थे तो वो सेम हो, और पक्षकारों की समान परिस्थिति हो, यानी कि आपने मेरे ऊपर केस किया था पहले भी और अभी भी आप केस मेरे ऊपर ही कर रहे हैं, ठीक है? तो यानी कि पक्षकार भी सेम होने चाहिए, ए और बी ही होने चाहिए। और उसके बाद न्यायालय की सक्षमता हो। अब जो पहले जिस न्यायालय ने हमको जेल भेजा था, वो सक्षम रहा हो उस पर विचारण करने से, ठीक है? विचारण करने के लिए सक्षम भी रहा हो, तो ये हो गया। अब छठवीं परिस्थिति कि अंतिम रूप से सुना गया हो, विनिश्चित किया गया हो। तो अगर अंतिम रूप से सुना हो, विनिश्चित नहीं किया, यानी कि डिसाइडेड नहीं होगा, तो मैं जेल कैसे जाता? इसीलिए इसका मतलब है कि अंतिम रूप से सुना गया है। तो ए यानी कि ए सब कुछ साबित कर दूंगा कि 11 की परिस्थिति धारा 11 की परिस्थिति लागू है। सारी आवश्यक शर्तें जो है वो फुलफिल हो रही है। अब कार्यवाही यहीं रोक दी जाए। तो अगर ऐसा होगा, आवश्यक शर्तें लागू होंगी, तो जज साहब क्या करेंगे, कार्यवाही को वहीं रोक देंगे, ठीक है? समझ में आया? ये था धारा 11, एग्जाम्पल था बेस्ट। अगर इससे अच्छा अगर आपको कोई समझा सकता हो, तो आप चैनल को अभी छोड़ कर जाइए। और अगर इससे अच्छा अगर आप कहीं पूरे यूट्यूब पर खोज लीजिए हिंदी मीडियम के लिए, कोई ना समझा पाता हो, तो आप चैनल को अभी सब्सक्राइब करिए। आपको आपकी माँ की कसम, सब्सक्राइब करिए जल्दी से। अगर समझ में आ गया हो तो भैया, वरना मत करना, ठीक है? चलो, अब हम लोग देखेंगे, आधार हम लोग देख लिए थे। और धारा 11 हम लोगों ने पढ़ लिया था, एक बार फिर से कहिए तो बता दूं। क्योंकि आधे घंटे या 1 घंटे में समझ में आए कोई बात नहीं, एक दिन में एक लेक्चर समझ में आए कोई बात नहीं, लेकिन आ जाना चाहिए, ये हमारा रूल है, ठीक है? देखिए, कोई भी न्यायालय किसी वाद या विवाद का विचार नहीं करेगा, कब? जब जिसमें प्रत्यक्षता और सारता विवादित विषय उसी हक के अधीन दावा करने वाले पक्षकारों के बीच में। अब पक्षकार कौन कौन से होने चाहिए? ए और बी, जो हमने बताया था एग्जाम्पल में, वही। किसी पूर्ववर्ती वाद में, यानी कि जिस वाद में एक तो ऐसा केस हो जिसकी वजह से मैं जेल गया था, जिस केस में मैं जेल गया था, ठीक है? और दूसरा केस हो जेल से बाहर आने के बाद फिर से केस। फिर से केस, ठीक है? तो ये हो, और सक्षम न्यायालय द्वारा सुना गया हो और अंतिम रूप से विनिश्चित किया गया हो, जिसकी वजह से जिस न्यायालय ने मुझे जेल भेजा था अंतिम रूप से फाइनली डिसाइड करके, ठीक है? ये रहा धारा 11। अब हम लोग स्पष्टीकरण पढ़ेंगे, इसमें 8 स्पष्टीकरण है भैया, कुल मिलाकर कितने स्पष्टीकरण है? 8। इसको मैं पहले मिटा देता हूँ, ये भी मिटाता हूँ, ये भी, ये सब कुछ मिटा देता हूँ, ठीक है? तो ये था। अब आइए स्पष्टीकरण पे आते हैं, एक एक करके देखेंगे। देखिए, स्पष्टीकरण नंबर 1 है पूर्ववर्ती वाद का। कैसे है? पूर्ववर्ती वाद का क्या मतलब है? यहाँ पर स्पष्टीकरण 1 में बताया गया है। भैया ऊपर चलोगे? चलो, ठीक है, स्पष्टीकरण 1 ही है। देखिए, धारा 11 यही है। आपके भैया जो आपको परेशान करते थे, और सर एक बार में आता ही नहीं। देखिए, पूर्व न्याय है ना? हाँ, धारा 11 रेस जुडिकाटा, इसका आप लोगों ने यहाँ तक पढ़ा है, ठीक है? यहाँ तक हम लोगों ने पढ़ लिया। अब स्पष्टीकरण 1 से देखेंगे। ये स्पष्टीकरण 1 है, इसमें क्या कह रहा है? पूर्ववर्ती वाद पद ऐसे वाद का द्योतक है, यानी कि डिनोट ऐसे करता है, ऐसे वाद को डिनोट करता है। पूर्ववर्ती वाद यानी कि जो पहले वाला वाद है, ये ऐसे वाद को डिनोट करता है। द्योतक माने डिनोट करना, डिनोट करना यानी जो दर्शाता है, ऐसे बात को दर्शाता है जो प्रश्नगत वाद के पूर्व ही विनिश्चित किया जा चुका है, चाहे वह उससे पूर्व संसित किया गया हो या नहीं किया गया हो। मैंने आपको जो केस बताया था कि आप, मैं ए हूं, आप बी है, आपको मैंने पटक पटक कर मारा, और आपने मेरे ऊपर केस करके मुझे जेल भिजवा दिया। पहला वाद तो ये हो गया। अब मेरे जेल से बाहर आने के बाद, अब मान लीजिए मैं जेल से बाहर आ गया, फिर से आपने मेरे ऊपर उसी उसी कारण से केस कर दिया कि हमको मारे थे। तो जो जिस वजह से हम जेल गए, पहला मुकदमा वही है, जिस मुकदमे में मैं जेल गया। और दूसरा मुकदमा वो है जो अभी करंट में चल रहा है, ठीक है? तो पूर्ववर्ती वाद यही बता रहा है कि उस बात का द्योतक द्योतक है, यानी कि डिनोट उस बात को करता है। उस जो पूर्ववर्ती वाद शब्द है, वो उस बात को डिनोट करता है, उस बात को बताता है जो प्रश्नगत वाद के, यानी कि जो अभी करंट वाद का जो है, करंट वाला जो है वो केस, इसके पहले ही, इसके पूर्व ही विनिश्चित किया जा चुका हो, यानी कि डिसाइडेड हो, ठीक है? डिसाइडेड किया जा चुका हो। अब और कह रहा है चाहे वह केस जो है जो पहले हो चुका हो, वो पूर्व में संसित किया गया हो या नहीं, ठीक है? चाहे वो पूर्व में संसित किया गया हो या पूर्व में ना किया गया हो, लेकिन वो पहले
ये जो है विनिश्चित किया जा चुका हो, डिसाइडेड हो, ठीक है। अब मैं आपको बता दूं एक बात, बताना कुछ नहीं, सीधे दूसरे स्पष्टीकरण पे आना है, टाइम इतना नहीं है भैया, 1 घंटे में एक सेक्शन समझोगे, दिमाग में बैठ जाएगा, ऐसे देर करते करते। देखिए स्पष्टीकरण नंबर 2, ये देखो पढ़ना है। स्पष्टीकरण 2 क्या कहता है कि न्यायालय सक्षम है कि नहीं है, देखिए। अरे यार मैं उसको कर दिया, पहले आपको वो दिखाना था, चार्ट। देखिए चार्ट क्या कह रहा है स्पष्टीकरण 2, कि न्यायालय की सक्षमता का अवधारण, ठीक है। न्यायालय की सक्षमता के बारे में स्पष्टीकरण 2 है। स्पष्टीकरण 3 क्या है, अभिकथन एवं अभिकथन है, और एक्सेप्टेंस या डिनायल है। तो किसका अभिकथन और किसका एक्सेप्टेंस या डिनायल, ये है। चौथा है रचनात्मक या लक्षित प्रांगन्याय। भैया कंस्ट्रक्टिव रेस जुडिकाटा, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है एचजेएस के लिए और जे के लिए, यानी पीसीएस जे के लिए और एपीओ के लिए भी। वो सड़क कभी कभी हैंग करते। हाँ देखो भैया, फिर उसके बाद पांचवा है अनुतोष नहीं दिया गया। अगर आपको अनुतोष नहीं दिया गया किसी मैटर पे, तो वो कैंसिल कर दिया गया, ऐसा माना जाएगा, ठीक है। पांचवा अभी पढ़ेंगे। फिर छठवां है व्युत्पन्न अधिकार के अधीन, जो भी है व्युत्पन्न अधिकार का क्या मतलब होता है। सतवां इस धारा में किसी वाद या विवाद के प्रति निर्देश है। अरे यार मिट गया, वहां से वो ऐसे किया, पूरा मिट गया था, देखो ये। आठवां है सीमित अधिकारिता की त्रुटि, त्रुटि नहीं है भैया। चलो आयो आओ देखते हैं एक एक करके, और आज इसको छोड़ेंगे नहीं, सारा खत्म करके ही रखेंगे। स्पष्टीकरण 2 में पढ़ा रहा था ना, यही देखो। सच इस धारा के प्रयोजन के लिए, यानी कि धारा 11 के लिए, ठीक है, यस, सेक्शन 11 के लिए न्यायालय की सक्षमता का अवधारण ऐसे न्यायालय के विनिश्चय से अपील करने के अधिकार विषय किन्हीं उपबंधों का विचार किए बिना किया जाएगा। कि मतलब कुछ भी मतलब नहीं, सक्षमता का उदाहरण कैसे, ये इसमें नहीं है, वो मोस्ट इंपॉर्टेंट नहीं है, छोड़ दीजिए, इंपॉर्टेंट नहीं है। तीसरा, ऊपर निर्देशित विषय का पूर्ववर्ती वाद में एक पक्षकार द्वारा अभिकथन और दूसरे पक्षकार द्वारा अभिव्यक्त रूप से विवक्षित या अभिव्यक्त रूप से या विवक्षित रूप से प्रत्याख्यान या स्वीकृति करना आवश्यक है। जो ऊपर निर्देशित विषय है, उसका जो पूर्ववर्ती वाद है, उसमें एक पक्षकार द्वारा कहा गया हो, वो केस ऐसे ही चलता है भाई। एक एक पक्षकार आप आरोप लगाएगा, दूसरा कहेगा नहीं 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 नहीं, मेरे ऊपर ऐसा ऐसा मैंने कोई गलती नहीं की। स्पष्टीकरण नंबर 4, समझ में आ रहा हो तो ठीक, नहीं आ रहा हो तो भी कोई बात नहीं, लेकिन पढ़ना है भाई। ऐसे किसी, हाँ ये स्पष्टीकरण सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट ये है। ऐसे किसी भी विषय के बारे में जो पूर्ववर्ती वाद में प्रतिरक्षा या आक्रमण का आधार बनाया जा सकता था, परंतु बनाया और बनाया जाना चाहिए था, परंतु बनाया नहीं गया है, यह समझा जाएगा कि वह ऐसे वाद में प्रत्यक्षता और सारता विवादित रहा है। देखिए, मैंने मान लीजिए आपको पटक पटक कर मारा था, मैं जेल भी गया था, दूसरा वाद चला, ये सब छोड़िए, मारा था, और आपको मेरे ऊपर, एक तो मैं पटक कर मारा था, हाथ पैर तोड़ दिया था, और साथ में गाली भी दी थी, माँ बहन दुनियादारी सबकी गाली दी थी। परंतु आपने जो केस मेरे ऊपर किया था, जिसकी वजह से मैं जेल गया, जो आपने मेरे ऊपर केस किया था, उसमें सिर्फ आपने मेरे ऊपर यही आरोप लगाया कि इन्होंने हमको पटक कर मारा था, और गाली देने का आरोप नहीं लगाया। और वो केस क्या हुआ, हमको पटक पटक कर मारने की वजह से ही हम जेल गए, ठीक है, फाइनल हो गया, मैं जेल चला गया। उसके बाद आप जब दूसरा केस लगा रहे हो, तो अब ये कहें कि नहीं नहीं नहीं, हमको ये मारे थे तो मारे थे, लेकिन हमको गाली भी दिए थे, ऐसा नहीं चलेगा भैया। कोर्ट ये कहेगा कि आपने ऐसा चीज मांगा हो चाहे नहीं, आपने ये आधार उठाया हो कि नहीं, इन्होंने गाली दिया था कि नहीं दिया था, आपने इसको जो है केस में विवादित बनाया था कि नहीं, ये इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन अगर उठाया जाना चाहिए था और नहीं उठाया गया है, तो ये माना जाएगा, यह 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 माना जाएगा। यही है रचनात्मक प्रांग न्याय, ठीक है। यह माना जाएगा शब्द जो है, वो रचनात्मक है, ये यानी कि ऐसा मान लिया जाएगा, ठीक है। यह समझा जाएगा, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसी को कहते हैं क्या, कंस्ट्रक्टिव रेस, RES जूडी काटा, ठीक है। कंस्ट्रक्टिव रेस जुडिकाता यानी कि प्रलक्षित या रचनात्मक प्रांग न्याय। अब ये भी लिख दूं क्या? अच्छा हाँ भाई,
देखो लिख देता हूँ। यह समझा जाएगा, इसको कहते हैं रचनात्मक या प्रलक्षित प्रांग न्याय। अब समझ में आया? ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है एसजीएस के लिए। चौथा मोस्ट इंपॉर्टेंट लगा लीजिए तो यहाँ पे MIMP कर लीजिए। इसको रट के जाना है कि ऐसा कोई आधार बनाया जा सकता है, चाहे प्रतिरक्षा का या आक्रमण का, बनाया जा सकता था और बनाया भी जाना चाहिए था, क्योंकि आपको गाली मिला है तो आप बनाइए, बिल्कुल बनाइए, कोर्ट कहता है बनाइए। और बनाया जा सकता था, बनाया भी जा सकता था, क्योंकि मैंने आपको दी है माँ बहन की गाली। तो आपने परंतु उठाया नहीं। तो ये नहीं कहा जाएगा कि बाद में इस पर केस करिए अलग से। नहीं 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 नहीं, ये मान लिया जाएगा कि ये आपने उठाया था। ठीक है, ऐसा माना जाएगा। तो ये जो कहा गया है कि यह समझा जाएगा कि वह ऐसे वाद में प्रत्यक्षता और सार्थक विवाद रहा है, इसी को रचनात्मक या प्रलक्षित प्रांगणय कहते हैं। चलिए पांचवा देखिए। वाद पत्र में दावा किया गया कोई अनुतोष जो डिक्री द्वारा विभक्त रूप से नहीं दिया गया है। अगर वाद पत्र में कोई भी अनुतोष डिक्री में नहीं है कि इसको दिया जाएगा, तो वो इस धारा के प्रयोजनों के लिए नामंजूर कर दिया गया है, समझा जाएगा। यानी कि आपने कोई अनुतोष मांगा, मैंने आपको पटक कर मारा और गाली भी दी, आपने कोर्ट में केस किया कि इन्होंने मुझे मारा, इनका अनुतोष दिलवाइए, और जो मांगे आप वो अगर कोर्ट नहीं दिलवा रहा है, अनुतोष नहीं दिया जा रहा है वो चीज, तो ऐसा माना जाएगा कि कोर्ट ने नामंजूर कर दिया है। ठीक है, उसको चाहे डिक्री में लिखे कि नहीं, अब वो चाहे लिखे कि इसको नामंजूर कर दिया जा रहा है, ये नहीं माना जाएगा, आपको अनुतोष नहीं दिलाया जाएगा, और चाहे ना भी लिखे, लेकिन अगर नहीं लिखा गया है तो उसका निष्पादन आप नहीं करवा सकते, उसको आप एग्जीक्यूट नहीं करवा सकते, वो नहीं माना जाएगा कि ये मिला है आपको। ठीक है, छठवां स्पष्टीकरण देखिए। जहां कोई भी व्यक्ति लोक अधिकार के या किसी प्राइवेट अधिकार के लिए सद्भाव पूर्वक मुकदमा करते हैं। मान लीजिए कोई भी व्यक्ति है, वो चाहे किसी पब्लिक कार्य के लिए या किसी प्राइवेट कार्य अधिकार के लिए, जैसे पब्लिक अधिकार कौन सा है? सड़क पर सड़क पर चलने का अधिकार, कुएं से पानी निकालने का अधिकार, या स्कूल में पढ़ने का अधिकार, पब्लिक सब 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 लोग पढ़ते हैं, क्या दिक्कत है? मतलब जैसे मान लीजिए कोई केस हुआ है और किसी पूरे गांव को, उस मान लीजिए कुआं है, दो गांव के बीच में कोई कुआं है, दोनों गांव के लोग उस कुएं से पानी निकालते हैं, और एक गांव के लोगों को वहां से रोक दिया गया कि आप इस गांव के लोगों को पानी आप नहीं निकालने देंगे हम। तो एक व्यक्ति उसी गांव में का अपने पूरी गांव की तरफ से केस करेगा। ठीक है, उसको कहते हैं लोक अधिकार। ठीक है, या किसी प्राइवेट अधिकार के लिए, या खुद कह सकता है कि मैं पानी क्यों नहीं निकालूं उस केस से, उस कुएं से। उसको प्राइवेट अधिकार कहेंगे। कुएं से पानी लेने का अधिकार तो सबको है, जो भी है, प्राइवेट अधिकार है। उसके लिए सद्भाव पूर्वक मुकदमा करते हैं, जिसका वे अपने लिए और अन्य व्यक्तियों के लिए सामान्यतः दावा करते हैं। अब कुएं से पानी निकाल रहे हैं, चाहे वो अपने लिए करते हैं, चाहे सबके लिए करते हैं, वहां ऐसे अधिकार से हितबद्ध सभी व्यक्तियों के बारे में इस धारा के प्रयोजन के लिए यह समझा जाएगा कि वे ऐसे मुकदमा करने वाले व्यक्तियों से व्युत्पन्न अधिकार के अधीन दावा करते हैं। मतलब यह नहीं समझा जाएगा कि वो लोग दावा नहीं कर रहे हैं, गांव वाले, बाकी गांव वाले जो है वो मुकदमा नहीं किए हैं, तो उनको न्याय नहीं मिलेगा। मतलब अगर आप अकेले पूरे गांव से जैसे मान लीजिए दो गांव के बीच में, मैंने पहले ही बताया, दो गांव के बीच में एक कुआं है, वहां से एक गांव वाले दूसरे गांव वाले को मार के भगा दी कि तुम पानी नहीं निकालोगे, और उसके बाद उस गांव में से एक आदमी, यानी कि मैं, मान लीजिए मेरे और आपके गांव के हैं दो, और हमारे और आपके गांव के बीच में एक कुआं है, और आपके गांव वाले मेरे गांव वाले को, वालों को मना कर देते हैं पानी लेने से, तो मैं अपने में का अकेला बंदा सबकी तरफ से अगर मुकदमा करता हूँ, तो कोर्ट ये नहीं कहेगा कि नहीं तुम ही काहे कर रहे हो। कोर्ट ये समझेगा कि इसने मुकदमा किया है, या एक प्रतिनिधिक वाद होता है ना, उसी टाइप का कुछ है। तो कोर्ट सबको देगा, ठीक है, रिलीफ। और जो गांव वाले हैं, उनको यह समझा जाएगा कि ये व्युत्पन्न अधिकार के अधीन दावा करते हैं, वैसे समझा जाएगा। ठीक है, ठीक है यार, समझ गए होंगे, समझदार लोग। आओ भैया, देखो, अब भैया स्पष्टीकरण 7 स्पष्टीकरण 8 पढ़ने का कोई मतलब नहीं है, लेकिन पढ़ लेते हैं। स्पष्टीकरण 7 क्या कहता है भैया? इस धारा के उपबंध किसी डिक्री निष्पादन के लिए कार्यवाही को लागू होंगे, और इस धारा में किसी
वाद विवादक या पूर्ववर्ती वाद के प्रति निर्देशों का अर्थ क्रमशः उस डिग्री के निष्पादन के लिए कार्यवाही चलिए ठीक है, इसका एक चार्ट बनाया हूँ दिखा देता हूँ। है कि नहीं है? भैया नहीं है। लेकिन चलिए मैं आपको लिख के बता देता हूँ। चार्टवा यार मैं कॉपी में बनाया था, इसमें नहीं बनाया क्या? ओहो, इसमें नहीं बनाया भैया। चलिए आपको बताता हूँ मैं। आओ, इसका क्या मतलब है धारा 7 का? थोड़ा सा बड़ा चाहिए था यार, लेकिन कोई बात नहीं। स्पष्टीकरण 7 का क्या मतलब है? इस धारा के उपबंध किसी डिक्री के निष्पादन के लिए, यानी कि इस धारा के उपबंध नंबर 1 इसको मानिए, यानी कि धारा 11 के उपबंध। ठीक है। किसी डिक्री के निष्पादन के लिए कार्यवाही को लागू होंगे, किसी भी डिक्री के निष्पादन के लिए किसी कार्यवाही को लागू होंगे, और इस धारा में किसी वाद विवादक या पूर्ववर्ती वाद के प्रति निर्देश का अर्थ, इसमें स्पष्टीकरण 7 में क्या बताया गया है कि वाद विवादक या पूर्ववर्ती वाद के प्रति निर्देश का अर्थ क्या है। ठीक है, अभी तीन यहाँ लिखता हूं मैं, तीन देखिए। थोड़ा सा इसको पहले पतला कर लेता हूँ। उम्मीद करता हूँ आप लोग को दिखेगा। देखिए, एक तो वाद का अर्थ के प्रति क्या निर्देश है। अरे यार क्या हो गया। वाद विवादक या पूर्ववर्ती वाद के प्रति निर्देशों का अर्थ। अरे यार ये पूरा मैं पूरा मिटाता हूँ, रुकिए एक मिनट। निर्देशों का अर्थ क्या होगा? पहले तो निर्देश है। कौन सा निर्देश? तीन ठो। एक ठो वाद है, एक ठो विवादक है, और एक क्या है तीसरा? वो पूर्ववर्ती वाद। ठीक है, तीन निर्देश है। एक तो वाद है, एक विवादक है, पूर्ववर्ती वाद है। तो उनके अर्थ बताया गया कि इन तीनों के अर्थ क्रमशः, यानी कि लाइन से, पहले इसका फिर इसका फिर इसका, जैसे यहाँ पे दिया गया है पहले वाद विवादक तो वैसे ही अर्थ यहाँ पे दिया गया है। उस डिक्री के निष्पादन के लिए कार्यवाही। अब वाद का क्या निर्देश है? तो उस डिक्री के निष्पादन के लिए कार्यवाही। ठीक है, समझ में आ रहा है? समझिएगा थोड़ा सा। और दूसरा विवादक के प्रति क्या निर्देश है? ऐसी कार्यवाही में उठने वाले प्रश्न। ठीक है, विवादक क्या मतलब है कि जो ये कार्यवाही हो रही है, ये कार्यवाही इसी में उठने वाले प्रश्न। और तीसरा क्या है? पूर्ववर्ती वाद के प्रति क्या निर्देश है? तो उस डिक्री के निष्पादन के लिए पूर्ववर्ती कार्यवाही के प्रति निर्देश। ठीक है, तो उस डिक्री के निष्पादन के लिए पूर्ववर्ती कार्यवाही के प्रति जो निर्देश के रूप में है, उसका लगाया जाएगा अर्थ। तो ये रहा भैया 7। आठवां है। आठवां का क्या मतलब है कि सीमित अधिकारिता की त्रुटि अगर कोई है तो वो त्रुटि नहीं मानी जाएगी, यही कह रहा है। ठीक है। देखिए, आठवां और सबसे लास्ट है कि मान लीजिए सीमित अधिकारिता वाले किसी न्यायालय द्वारा जो इसे विवादक का निश्चित करने के लिए सक्षम है और सुना गया है। ठीक है, कोई विवादक है जो कि ऐसे न्यायालय द्वारा सुना गया है। ठीक है, और अंतिम रूप से विनिश्चित किया जा चुका है, जो विवादक विनिश्चित करने के लिए सक्षम तो है। ठीक है, किसी पश्चात वर्ती वाद में पूर्व न्याय के रूप में इस बात के होते हुए प्रवृत्त होगा कि सीमित अधिकारिता वाला न्यायालय ऐसे पूर्व पश्चातवर्ती वाद का उस वाद में जिसमें ऐसा विवादक वाद में उठाया गया है विचार करने के लिए सक्षम नहीं था। मान लीजिए अगर कोई सीमित अधिकारिता की त्रुटि है, तनी मनी त्रुटि है, तो त्रुटि नहीं मानी जाएगी, सीधी सी बात है। ठीक है, और भाई यही था। बहुत ज्यादा इस पे विचार करने की जरूरत नहीं, क्योंकि हम लोगों ने पहले ही बहुत विचार कर लिया था। अब हम आपको बता दें कि धारा 13 14, देखिए मैं आपके सामने बताता हूँ भाई, कुछ छुपाने वाली बात नहीं है। धारा सबका चार्ट बनाया हूँ, ये चार्ट है 11 का। उसके बाद
उसकी आवश्यकता तो है। फिर 13-14 सबका चार्ट में बनाया था, आप लोग को पढ़ाना चाह रहा था, पर वीडियो लंबी हो जाएगी तो अगले वीडियो में बताते हैं। तब तक ये पढ़िए। और यार भाई देखो, अगर पसंद आए तो आपको अपनी मम्मी की कसम सब्सक्राइब जरूर करना चैनल, वीडियो लाइक भी करना। और अगर कोई दोस्त है तो उसको आपकी मम्मी की कसम उसको पहुंचाओ जल्दी से। अगर ऐसा कोई परेशान बच्चा है जो जो रीसेल पढ़ना चाहता है, और अरे यार मजाक कर रहा है, तो कसम वसम कुछ नहीं है, लेकिन ठीक है भाई, अगर सपोर्ट करना थोड़ा सा अपने हिसाब से। जय हिंद, टेक केयर, बाय बाय। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।